आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे कंप्लीट कर लिए थे। एक टॉपिक है जो आपने मुझसे पूछा था, इमोशनल अवेयरनेस, उसको रिपीट करते हैं। इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है? यानी कि आपको सामने वाले के इमोशन समझ में आने चाहिए, सामने वाला किस इमोशन से बात कर रहा है। आप सामने वाले से कम्युनिकेशन कर रहे हो और सामने वाला बंदा डिप्रेस्ड है, वो सुन ही नहीं रहा आपकी बात, वो कहीं और किसी और ख्यालों में खोया हुआ है, किसी और दुनिया में खोया हुआ है। आप आओ और बोल के चले जाओ, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। या वो हद से ज़्यादा खुश है तो भी आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपने नाचने गाने में लगा हुआ है। आप आए, बोलकर चले गए, कोई उस कम्युनिकेशन का आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको इमोशंस का पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन किस स्टेट में बैठा है। मान लो जी आपको छुट्टी चाहिए और आप अपने बॉस के पास जाते हो कि बॉस छुट्टी चाहिए। बॉस बिल्कुल इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, वो छुट्टी नहीं देगा, वो डांट के भगा देगा। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले के स्टेट को तो समझा नहीं, इमोशंस को समझा नहीं। जब उन्हें पहले से पता है कि मैं इतना ओवरबर्डन हूँ काम के साथ, वो अपने स्टाफ को छुट्टी कैसे देंगे? नहीं देंगे। छुट्टी जैसी बातें, प्रमोशन जैसी बातें, सैलरी बढ़ा दो, बोनस दे दो, ये सारी बातें कब करनी चाहिए? जब बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो कि कोई भी आए कुछ भी पूछे, हाँ भाई बिल्कुल ओके है, ठीक है, ले जा तेरी छुट्टी, ले जा तेरा बोनस, तो हर कुछ हाँ निकलेगा अगर सामने वाला बंदा खुश होता है। अपने घर पे आपको अपनी कोई बात मनवानी होती है अपने पेरेंट्स से, आप उनका मूड चेक नहीं करते? आज पापा खुश हैं, आज पापा नाराज़ हैं, आज पापा उदास हैं, पापा पैसे चाहिए। पहले से वो दुखी थे, उदास थे, या पहले से वो खुंदक खाए हुए थे किसी से और तुमने पैसे मांग लिए, क्या होगा? सारा का सारा गुस्सा तुम्हारे सर पे उतर जाएगा। दिलवाता हूँ तुझे पैसे, मैं पैसे पेड़ पे उगते हैं, ऐसे डायलॉग आते हैं। बहुत ज़्यादा खुश है, तुम 100 रुपये मांगने जाओ, क्या पता 500 दे दें। बहुत ज़्यादा खुश है तो इस तरह से का बात हो सकता है। तो आपको अगर सामने वाले के इमोशन समझ में आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन 100% बेस्ट हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें डालना। आपकी कम्युनिकेशन में रुकावटें किस तरह से डल सकती हैं? सबसे पहले तो मान लो हम यहाँ पे लेक्चर लगा रहे हैं, पास में जो फर्नीचर की दुकान है वहाँ से ठक 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 कॉन्टिन्यूसली वॉइस आ रही है, क्या आप डिस्टर्ब हो जाओगे? क्या आप ढंग से सुन पाओगे? अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता तो नहीं सुन पाते। या मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मोहित है ये ढोलक बड़ा अच्छा बजाता है, मैं कुछ भी लाइन बोलती हूँ पीछे ढोलक बजाना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने लाइन कंप्लीट की, ये ढोलक बजाता है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उस शोर पे जो मोहित कर रहा है या उन बातों पे जो मैं आपसे कर रही हूँ? शोर पे ज़्यादा जाएगा, ढोलक पे ज़्यादा जाएगा। तो जब इस तरह की किसी चीज़ की फिजिक्स की वजह से, किसी के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपको कोई भी दिक्कत हो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में, तो उस तरह की दिक्कत को हम बोलते हैं हमारा फिजिकल न्यूसेंस या फिर फिजिकल बैरियर। यानी कि किसी के फिजिकल प्रेजेंस की वजह से, मान लीजिए आंधी आ रही है, आपका गेट ऐसा है जिसमें कुंडी भी नहीं है और वो आंधी के साथ गेट बार बार झूले जा रहा है, झूले जा रहा है, झूले जा रहा है, तो बड़ी अजीब सी आवाज़ कर रहा है गेट। तो आप अगर पढ़ रहे हो और गेट बार बार ठक 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 कर रहा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे उस चीज़ में। तो आपके कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? बैरियर आ जाएगा। तो फिजिकल, किसी के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आया हुआ बैरियर इज़ द फिजिकल बैरियर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ये बैरियर ज़्यादातर आपके ऑफिसेज में देखा जाता है, जहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सीनियर और जूनियर का हिरार्की एस्टैब्लिश्ड होता है। वहाँ पर क्या होता है, कई बार है ना प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। मान लो ऑफिसर ने, यानी कि आपके बॉस ने आपको कोई कम्युनिकेशन दे दिया, काम करने के लिए बोला गया, आप चुपचाप बैठ के काम कर रहे हो। जब तक आप चुपचाप बैठ के काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है। मान लो आपको बॉस से कुछ पूछना है और बॉस अवेलेबल ही नहीं है, बॉस बोलता है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बाद में वो टाइम निकल चुका है काम करने का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी बात सामने वाले तक ना पहुंच पाए और सामने वाले की बात आप तक ना पहुंच पाए। यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप का कोई भी डिफरेंस ना हो, एक दूसरे से बात करने का प्रॉपर मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। आइदर थ्रू ईमेल्स या पर्सनल मीटिंग्स करवा लो, या फिर आपको बॉस के कैबिन तक जाने की परमिशन होनी चाहिए। रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि नहीं बॉस से आप ऐसे बात नहीं कर सकते, पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। क्या पता कोई अर्जेंट चीज़ हो, कोई अर्जेंट बात हो जो अभी पूछना ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए? जहाँ पर इंफॉर्मेशन ईजिली ट्रांसफ़र की जा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर आपके फॉरेनर्स होते हैं और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं। मान लीजिए एक तमिल का है और एक अपने हरियाणा का जाट है, ठीक है, और वो तमिल वाला बोल रहा है अपनी तमिल लैंग्वेज और हमारे वाले बंदे अपनी हरियाणवी बोल रहे हैं। वहाँ पे ना तमिल को हरियाणवी समझ आती है, ना हरियाणा वाले को तमिल समझ में आती है। क्या वो आपस में बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा बैरियर आ गया उनके बीच में? लैंग्वेज बैरियर। क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि चलो लैंग्वेज सीखी जा सकती है,
हम एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग का स्टेज, जब तक हमें दूसरी लैंग्वेज ढंग से आती नहीं है तब तक हम लोग क्या पता उसने कुछ और बोला और हम लोग उसे मिसमैच कर गए, हमने कुछ और समझ लिया, वर्ड्स का मतलब अलग हो गया। हम अपनी हिंदी ढंग से नहीं समझ पाते, तमिल तो कहाँ इतनी ईजीली समझ लेंगे। तो दूसरी लैंग्वेज समझने में स्टार्टिंग में क्या दिक्कत आ सकती है कि किसी एक वर्ड का हम गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपना माइंड चलाएंगे, दूसरी लैंग्वेज में सेम वर्ड कुछ और हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है हमारे पास कल्चरल बैरियर। कल्चरल मतलब हर एक एरिया का, हर एक स्टेट का और हर एक कंट्री का कल्चरल अलग होता है। आजकल तो अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे जो बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस का भी अपना अलग कल्चर होता है। तो एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में जाने के लिए या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए आपके कल्चरल बैरियर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम तब लेते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए अपनी टोपी उतारना गर्व की बात थी, यानी कि वो किसी के आगे अगर टोपी उतार रहे हैं तो मतलब उसको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके लिए वो बड़ी शर्म की बात थी किसी के आगे अपनी पगड़ी उतारना। अगर उनसे कह दिया जाए कि तुम अपनी पगड़ी उतारो, वो तो तलवारें निकाल लेते थे। तो वो किस तरह का बैरियर था आपका, वो कल्चरल बैरियर था, यानी कि एक दूसरे के कल्चर में डिफरेंस होने की वजह से जो दिक्कतें आपको आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्या है आपका इमोशनल बैरियर। अब इमोशनल बैरियर आपके एडवांटेजेस में भी आया था, डिसएडवांटेजेस में भी। डिसएडवांटेजेस क्यों हैं? अगर आप इमोशंस को समझ गए तब तो आप उसको एडवांटेज ले सकते हो, और अगर आप इमोशन ना समझें तो डिसएडवांटेज हो सकता है। आपको पता है सामने वाला दुखी है, तुम सांत्वना देने चले गए, ठीक है जी दुखी है सांत्वना दे रहा हूँ, तो वो आपका दोस्त भी बन सकता है। जैसे क्या हुआ, कोई लड़की है जो दुखी है बेचारी, तुम उसको कंधा देने के लिए पहुंच गए, अच्छी दोस्त बन गई तुम्हारी। और ऐसे ही क्या होता है कि इमोशनल बैरियर, अगर हम एक के दूसरे के इमोशन समझते हैं तो हमारे जो रिलेशनशिप है स्ट्रांगली बिल्ड होते हैं, नहीं समझते तो वो टूट जाते हैं, हमारे काम भी बिगड़ सकते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बड़े अलग अलग तरीके का हो सकता है इंसान का। कोई इंसान लेज़ी हो सकता है, कोई इगोइस्ट हो सकता है, कोई इंसान हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है। मान लीजिए किसी काम के लिए मैंने सोनिया को भेज दिया, ठीक है। अब सोनिया है थोड़ी सी गुमसुम रहने वाली लड़की, इंट्रोवर्ट टाइप, ज़्यादा बोलती नहीं है। ये वहाँ पर है ना बाहर खड़ी खड़ी देख रही है, कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूँ कि मुझे क्या काम है, तो इतने तो मैं इसको बोलूँगी ना कि ये काम करके आओ, इतने में तो उस काम का टाइम ही निकल जाएगा। इंट्रोवर्ट हो गई है। एक्सट्रोवर्ट कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। क्या पता मैंने आपको ऐसे इन्वायरमेंट में भेजा हो जहाँ आपको बोलना ही नहीं ज़्यादा, तो आपके एटीट्यूड की वजह से क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मान लो जी मैंने इस चिंटू को कहीं पर सरकारी ऑफिस में भेजा था और इतना बोलता है, सरकारी ऑफिसर को गुस्सा आ गया इसके ऊपर, कहता तो निकल जा मेरे ऑफिस से, आज के बाद आ ना जाइयो, शक्ल मत दिखा दियो अपनी, ये काम तो तेरा मैं करके नहीं दूंगा। तो वो क्या है, वो भी इसके एटीट्यूड की वजह से दिक्कत आई है। अब है हमारे पास कौन, मान लीजिए कि हमारे पास उज्जवल है। उज्जवल क्या करता है, उज्जवल बड़ा आलसी सा है, सोता रहता सारा दिन, लेजी एम्प्लॉय है। इसको मैं कुछ भी काम दे दूं, मान लो जी किसकी शादी थी, पंकज की शादी थी, उज्जवल को मैंने काम दे दिया टेंट लगाने का। ये ना शादी तो थी 27 तारीख की, ये 26 तारीख तक सोता ही रहा, रात को रात हो गई, अगले दिन 27 तारीख का दिन आया, अब इसको होश आया, अच्छा टेंट लगाना था, सामान भी मंगवाना है, सब कुछ है। जब तक इसका टेंट लगा तब तक पंकज की शादी हो चुकी थी। तो क्या उस काम का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि लेज़ी एम्प्लॉय है, वो कब काम करेगा, शायद जब आपका काम पूरा कंप्लीट हो चुका हो या फिर आपका ओकेज़न निकल चुका हो। तो लेज़ीनेस की वजह से भी आपके पास कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। कई बार कहते हैं ना आपको कि इसको फ़ोन करके ये कम्युनिकेट कर देना, ये बात बता देना, आप अभी यार फ़ोन करने का मन नहीं कर रहा, बाद में कर दूँगी, बाद में कर दूँगी, बाद में कर दूँगी। जब चीज़ों को डेफर किया जाता है कई बार वो कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट हो ही नहीं पाती, तो आपके एटीट्यूड की वजह से भी बैरियर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन होता है जब हम किसी के लिए अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर कंसोर्टियम कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और जो स्पीकर हैं हमारे वो कैसे हैं, छोटा डॉन टाइप उनकी पर्सनालिटी है, उनका जो हाइट है वो 5 फुट से भी कम है, उनके जो बाल हैं, हेयर स्टाइल जो है उनका वो तेरे नाम के सलमान खान जैसा है। यहाँ पर बंद रूम में वो गोगल्स लगा के आ गए हैं, ढीली ढाली चेन, गोल्ड चेन उन्होंने डाली हुई है, बिल्कुल बॉस वाला लुक बनाया हुआ है उन्होंने। इस तरह की पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी है और आपको जो एजुकेशनल पॉइंट्स के ऊपर बोलने वाली है, यानी कि एजुकेशन के लिए आपको मोटिवेट करने वाली है। उस पर्सनैलिटी को देख के आपको क्या लगेगा कि अरे क्या बताएगा हमें, तो जा भाई कहीं और जा, हमारा टाइम मत वेस्ट कर। ये परसेप्शन हमारे माइंड में आता है ऐसी पर्सनैलिटी को देख के कि तो शो ऑफ करने वाला है, इसके बस की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये परसेप्शन हमने बना लिया। मान लो वो बंदा एक्चुअल में बहुत अच्छा स्पीकर है, लेकिन क्योंकि हमने परसेप्शन
परसेप्शन बना लिया, हम बेंच में बैठ के हंसते रहेंगे, एक दूसरे के कान पे कानाफूसी करते रहेंगे, लेकिन उसको नहीं सुनेंगे वो जो बोल रहा है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है और अपने मन में ऑलरेडी हम जो धारणा बना चुके हैं उसकी वजह से हम सामने वाले की बातें सुनेंगे ही नहीं, वो क्या बोल के चला गया। तो जब हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? नहीं समझेंगे तो बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो आपकी फिजिक्स में कमी होने की वजह होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कमी है। मान लीजिए आपकी आई साइट जो है वो काफ़ी वीक है और आपको बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। वैसे तो अभी कुछ लिखा नहीं हुआ बोर्ड पे, लेकिन आपको वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देती अगर बोर्ड पे कुछ लिखा भी हुआ होता। तो वो कौन सा बैरियर आया? आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर आया। आपको सुनाई नहीं देता या ऊंचा सुनाई देता है, तो वो कौन सा बैरियर है? आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजी बैरियर वैसे आज की जनरेशन में बहुत कम देखा जाता है, बट फिर भी उन बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है जो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं होते, यानी कि जिन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती। मान लो आज की जनरेशन में कोई ऐसा बच्चा है जिसे स्मार्टफोन भी यूज़ नहीं करना आता और वो सीए बन के चला गया एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंटर्नशिप के टाइम पे गया है। अब इंटर्नशिप पे आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप बहुत अच्छे से अपना लैपटॉप या सिस्टम जो भी है उसे हैंडल करेंगे। लैपटॉप के अंदर आपको अपना ईमेल खोल के दिया जाएगा, ईमेल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको टाइम टू टाइम चेक करनी है। साथ में आपको जितना भी काम करना होगा, MS वर्ड, PPT, MS एक्सेल, इन पे काम करना है। 4 टेक्निक्स हो गई, आपको 4 चीज़ें यूज़ करनी है, 4 अलग अलग सॉफ्टवेयर। उसके बाद साथ में जो टेलीकॉम रखा है, जो फ़ोन रखा है, वहाँ पर बार बार फ़ोन बजेगा, वो भी आपको सुनना है। उसके अलावा आपके फ़ोन के ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो भी आपको सुननी है। जिस बच्चे ने पहली बार सिस्टम छुआ होगा, क्या उसे ये सारी चीज़ें एक बार में मैनेज हो जाएंगी? बहुत चांसेस हैं कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिस आउट हो जाएगी, या वो व्हाट्सएप देखना भूल जाएगा, या वो मेल देखना भूल जाएगा, या टेलीफोन वाली बातें उससे मिस हो जाएगी, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, इतनी सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ यूज़ नहीं कर सकता। तो जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते तो आपके लिए जो बैरियर आएगा वो होगा आपका टेक्नोलॉजी बैरियर्स। उसके बाद है आपका नेक्स्ट बैरियर जो है जेंडर बैरियर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो ही हो। ये कहाँ होता है? एक तो जहाँ पर ट्रेडिशनल लोग ज़्यादा होते हैं। ट्रेडिशनल लोग मतलब वैसे लोग जो पुरानी सोच रखते हैं आज भी, कि मैं एक औरत से ऑर्डर नहीं ले सकता, मैं एक औरत को रिपोर्ट नहीं कर सकता। यानी कि वहाँ पर क्या होता था, हमें मेल को डोमिनेटिंग समझा जाता था और मेल की ईगो हर्ट हो जाती थी अगर उसे किसी वुमेन को रिपोर्ट करना हो तो, या किसी वुमेन से ऑर्डर लेना हो तो। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं मिलता। जो मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, मॉडर्न एनवायरनमेंट है, तो मॉडर्न इरा में हम क्या कहते हैं, हमने अलग परसेप्शन बनाए हुए हैं। हम बोलते हैं कि जो हमारे जो मेल्स हैं, एक्चुअल में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो डिबेट वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पर कोई। सिर्फ एक बार समझ लेना कि इस तरह की भी दिक्कतें हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि होंगी ही, हर एक एक्सेप्शन होती है। इसीलिए पहले से बोल रहे हो, कहीं तुम लड़ने लगो इस बात पे कि ऐसा नहीं होता। कट गया, कोई बात नहीं, सुन लो फिर भी। तो जेंडर बैरियर में क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके मेल्स होते हैं उनको वो सिंगल लाइन में भी समझ जाते हैं, या फिर जैसे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती हैं उनको बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली समझ में आ जाती हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती है, ऐसा एक परसेप्शन है मार्केट में। लेकिन वहीं पर फीमेल्स क्या होती है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से करती है, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़्यादा आदत होती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, मतलब प्रॉपर मेथड बताने की ज़्यादा आदत होती है। तो कई बार आपको ब्लेम किया जा सकता है बीइंग अ मेल कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं की, आपको बताना चाहिए था कि ये काम ऐसे ऐसे होगा, पर ये दिमाग में सोच के चलते हैं, वो तो उसे आता ही होगा, पता ही होगा। लेकिन फीमेल्स क्या कहती है, अगर सामने वाले को नहीं भी आता हो तो भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, आता हो तो भी देनी है, यानी कि वो पूरा डिटेल के साथ बताती हैं। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको ब्लेम किया जा सकता है, यार ये तो बहुत पकाते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर बॉयज़ को, मेल्स को ये ब्लेम किया जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते पूरे, पता नहीं क्या एटीट्यूड लेकर रखते हैं। तो कई बार जेंडर के बेसिस पे भी आपके ऊपर बैरियर आ सकते हैं, दैट इज़ जेंडर बैरियर। ठीक है जी। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बहुत जल्द आपको इसके असाइनमेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको करने हैं, और इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना। 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। नहीं, बुक में नहीं करने, आपको नोटबुक में राइट करने हैं, पेपर में आपको लिखने होंगे, वो बुक में लेने से काम नहीं चलेगा उसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।